प्रिय विद्यार्थियों, हम कल बात कर रहे थे मानव अधिवास के प्रकारों की। आज हम बात करेंगे कि मानव अधिवास जिसमें ग्रामीण और नगरीय अधिवास दो प्रकार के अधिवास होते हैं। नगरीय और ग्रामीण अधिवास में मुख्य अंतर क्या है और अधिवासों के प्रतिरूप कौन कौन से हैं। तो देखिए, इनमें सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रामीण और नगरीय अधिवास के अंतर की। ग्रामीण अधिवास और नगरीय अधिवास। देखिए, अंतर का आधार क्या रहता है, किन किन बातों को लेकर हम इन दोनों में डिवाइडेशन करते हैं। देखिए, अंतर की बात करूं तो सबसे पहला अंतर होता है, इन अंतर का आधार क्या है। अंतर का आधार, तो पहला जो आधार है अंतर का, वो है लोगों के कार्य। देखिए, लोगों के कार्यों के अनुसार अगर हम अधिवासों को देखें तो प्रत्यक्ष से अंतर देखने को मिलता है। अंतर किस रूप में? पहला अंतर का आधार मैंने लिया लोगों के कार्य, कि लोग कौन से कार्य करते हैं ग्रामीण क्षेत्र के और कौन से करते हैं नगरीय क्षेत्र के अधिवास में रहने वाले लोग। तो पहला अंतर है कार्य के आधार पर। देखिए, ग्रामीण क्षेत्र में जो रहने वाले लोग हैं, ये कहते हैं कि ग्रामीण अधिवास के लोगों का जो प्रमुख कार्य होता है वो प्राथमिक होता है। यानी प्राथमिक व्यवसाय में संलग्न लोगों की संख्या ग्रामीण अधिवास में अधिक देखने को मिलती है। अब प्राथमिक व्यवसाय में कौन कौन से व्यवसाय आते हैं? जैसे कृषि प्राथमिक व्यवसाय का उदाहरण है। खनन, लकड़ी काटना, मछली पालन, पशुपालन, आखेट, ये सारे के सारे जो व्यवसाय हैं ये प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत आते हैं। इसी रूप में अगर नगरीय अधिवास की बात करें तो नगरीय अधिवास में जो रहने वाले लोग हैं उनके व्यवसाय द्वितीयक और तृतीयक होते हैं। यानी दूसरे प्रकार के व्यवसाय या तीसरे प्रकार के व्यवसाय इसमें प्रत्यक्ष रूप से शामिल करते हैं। दूसरा जो मुख्य अंतर होता है वो अंतर होता है मकान या मकानों के बीच दूरी का अंतर। देखिए, ग्रामीण अधिवास जो होते हैं, मकानों की जो साइज होती है वो भी बड़ी होती है और मकानों के बीच की जो दूरी होती है वो दूरी अधिक होती है। इन मकान पास पास नहीं होते, मकानों का साइज बड़ा होता है, मंजिल तो नहीं होते, लेकिन एक सिंगल मकान की बात करें तो एक सिंगल मकान की लंबाई चौड़ाई ज़्यादा होती है। जबकि नगरीय अधिवास के जो मकान होते हैं उनके बीच की जो दूरी होती है वो दूरी कम होती है। बिल्कुल पास पास मकान होते हैं, सघन आबादी होती है और बहुमंजिल मकान देखने को मिलते हैं। दूसरा अंतर ही। तीसरा अंतर आधुनिकता की बात करें हम, यानी आधुनिकता का अंतर। आधुनिकता का अंतर, देखिए, ग्रामीण क्षेत्र में जो अधिवास होते हैं वो प्राय आधुनिकता से
या तो वंचित होते हैं, या ये कहते हैं कि आधुनिकता प्राय नगण्य होती है, न के बराबर आधुनिक सुविधाएं होती हैं। और नगरीय अधिवासों में जो आधुनिकता है वो आधुनिकता की अधिकता थी, आधुनिकता की अधिकता, ये आधुनिकता का अंतर है। उसके बाद सामाजिक संगठन की बात करें, अगला अंतर है सामाजिक संगठन का। सामाजिक संगठन, देखिए सामाजिक संगठन से अभिप्राय है कि ग्रामीण जो अधिवास के लोग होते हैं, ये कहते हैं ग्रामीण अधिवास में सामाजिक संगठन पाया जाता है। सामाजिक संगठन की अधिकता कह सकते हैं, यानी सामाजिक संगठन पाया जाता है, जबकि नगरीय अधिवास में सामाजिक संगठन का अभाव होता है, सामाजिक संगठन न के बराबर होता है। इसके बाद सामाजिक मूल्यों की स्थिति की बात कर लें। सामाजिक मूल्यों की स्थिति, देखिए जो ग्रामीण अधिवास होते हैं, उन ग्रामीण अधिवास में सामाजिक मूल्यों को व्यक्तिगत मूल्यों से ऊपर मानते हैं। यानी सामाजिक मूल्यों की स्थिति में अगर बात करें तो सामाजिक मूल्यों की स्थिति, व्यक्तिगत मूल्यों से अधिक होती है। यानी ग्रामीण अधिवास में सामाजिकता अधिक देखने को मिलती है। प्रॉपर इंडिविजुअल व्यक्ति का महत्व प्राय कम, लेकिन ग्रुप संगठन, सामाजिक मूल्य, नैतिक मूल्य, इन मूल्यों को ध्यान में रखा जाता है। जबकि नगरीय अधिवास में अगर बात करें तो सामाजिक मूल्यों की तुलना में, सामाजिक मूल्यों की तुलना में व्यक्तिगत मूल्यों को अधिक महत्व दिया जाता है, अधिक महत्व देते हैं। इन सामाजिक मूल्यों की बजाय व्यक्तिगत मूल्यों को ज़्यादा श्रेष्ठ मानते हैं। तो ये मोटे मोटे अंतर हैं ग्रामीण अधिवास और नगरीय अधिवास के। अब देखिए आगे महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है इस चैप्टर के माध्यम से, वो ये है कि अधिवास से आप क्या समझते हैं। अधिवास के विभिन्न प्रतिरूपों को समझाइए। यानी अधिवास की परिभाषा पूछ सकता है और अधिवास कौन कौन से रूप में हमें देखने को मिलते हैं, उन अधिवासों के प्रतिरूप की बात कर सकता है। तो सबसे पहले हम इस बात को जानेंगे कि ये अधिवास क्या होता है। शुरू में हमने परिभाषा लिखी थी और परिभाषा के माध्यम से हमने चर्चा भी की कि अधिवास जो होते हैं मानव निर्मित आवासों का जो संगठित समूह होता है,
वो संगठित समूह आदिवासी कहलाता है। अब प्रतिरूपों में कुछ प्रतिरूप जिनकी मैं बात कर रहा हूं, इसमें रेखीय प्रतिरूप है, तीर प्रतिरूप है, तारा प्रतिरूप है, आयताकार प्रतिरूप है, अरीय प्रतिरूप है, वर्ताकार प्रतिरूप है, मधुमक्खी छाता प्रतिरूप, और इस प्रकार सीढ़ी नुमा प्रतिरूप। ये बहुत सारे प्रतिरूप हमें आदिवासियों को देखने के मिलते हैं। अब इन आदिवासियों के प्रतिरूप के पीछे क्या क्या कारण होते हैं, यानी रेखीय प्रतिरूप बना तो कैसे बना, आयताकार प्रतिरूप बना तो क्यों बना, अरीय प्रतिरूप क्यों बना, सीढ़ीनुमा प्रतिरूप क्यों बना, इनके पीछे क्या कारण है, और कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण प्रतिरूपों के उदाहरण हैं। जैसे भारत के संदर्भ में बात कर लें, दुनिया के संदर्भ में बात करें, या अपने राजस्थान के भी कुछ ग्रामीण आदिवास इस प्रकार के प्रतिरूप के स्पष्ट उदाहरण हैं। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं रेखीय प्रतिरूप की। रेखीय प्रतिरूप, देखिए जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि रेखीय प्रतिरूप कैसा हो सकता है और किस रूप में ये प्रतिरूप होता है, इसकी थोड़ी चर्चा करेंगे। देखिए, जब सड़क यानी कोई सड़क मार्ग हो, कोई रेल मार्ग हो, कोई बड़ी नहर हो, कोई नदी हो, या कोई सागर का किनारा, तो इस प्रकार के जो प्रतिरूप बनते हैं वो प्राय या तो सड़क के किनारे, रेल मार्ग के किनारे, नदी के किनारे, नहर के किनारे या सागर के किनारे, इस प्रकार के प्रतिरूप प्राय देखने को मिलते हैं। और संपूर्ण दुनिया की बात करें तो इस प्रकार के प्रतिरूप प्राय या तो मैदानी हिस्सों में या फिर तटीय क्षेत्रों में इस प्रकार के अधिवास मिलते हैं। उदाहरण की बात करूं तो भारत का जो उत्तर का विशाल मैदान है, और उत्तर के विशाल मैदान में गंगा और यमुना के जो मैदानी भाग हैं, गंगा और यमुना के मैदानी भागों में इस प्रकार के अधिवास देखने को मिलते हैं। तो देखिए भी, रेखीय प्रतिरूप सड़क, रेल, नदी, नहर या सागर के किनारे इस प्रकार के अधिवास देखने को मिलते हैं। अब चित्र के हिसाब से बात करें तो देखिए, जैसे मान लेते हैं कि ये कोई मुख्य नदी है, और इसी प्रकार ये कोई रेल मार्ग है, नदी और रेल मार्ग, जैसे ये नदी और ये है रेल मार्ग। तो इस रेल मार्ग के किनारे किनारे इस प्रकार की आबादी बन जाएगी। इसी प्रकार इस नदी के किनारे किनारे भी इस प्रकार की रेखा के रूप में आबादी बसती जाएगी, अधिवास बनते जाएंगे, और जो रूप बनेगा अधिवास का वो रूप होगा रेखीय प्रतिरूप का। उदाहरण की बात करूं तो अपने भारत के जो उत्तर का विशाल मैदान है, जिसमें गंगा, यमुना का मैदानी क्षेत्र, गंगा, यमुना का
मैदानी क्षेत्र इस प्रकार के अधिवास का स्पष्ट उदाहरण है। इसके बाद में दूसरा है प्रतिरूप के रूप में, वो है तीर प्रतिरूप। तीर प्रतिरूप, देखिए तीर प्रतिरूप के क्या कारण है। देखिए तीर प्रतिरूप या तो किसी दोआब के बीच बन सकता है। दोआब का अर्थ होता है दो नदियों के बीच का क्षेत्र, और या नदी विसर्प के कारण बन सकता है, और या फिर अंतरीप के कारण बन सकता है। यानी किसी दोआब के कारण, किसी दोआब के कारण, नदी विसर्प के कारण, या अंतरीप के कारण, इन कारणों से ये तीर प्रतिरूप बन जाता है। और चित्र की मैं बात करूं तो इस रूप में चित्र बनता है। जैसे मान लेते हैं कि ये कोई दो नदियां हैं, एक इधर से आई और एक इधर से आई, तो ये बीच का क्षेत्र इस प्रकार का प्रतिरूप बनेगा, और वो प्रतिरूप तीर जैसा बनेगा। इस रूप में आप मान सकते हैं, या फिर इस रूप में आप मान सकते हैं। तो इस प्रकार का जो प्रतिरूप बनता है वो या तो दो नदियों के बीच का भूभाग हो सकता है, या फिर नदी विसर्प हो सकता है, या फिर अंतरीप हो सकता है। उदाहरण की मैं बात करूं तो भारत का जो दक्षिणी हिस्सा है तमिलनाडु का, कन्याकुमारी, कन्याकुमारी इस प्रकार के प्रतिरूप का स्पष्ट उदाहरण है। और उदाहरण की बात करें तो उड़ीसा में एक झील है, और उस झील का नाम है चिल्का झील। उड़ीसा की चिल्का झील। चिल्का झील के आसपास भी इस प्रकार के प्रतिरूप हमें देखने को मिलते हैं। तो ये भी एक महत्वपूर्ण प्रतिरूप है। इसके बाद में अगला जो प्रतिरूप है वो है त्रिभुजाकार प्रतिरूप। इन त्रिभुज की आकृति में भी प्रतिरूप बनता है। देखने में इसकी आकृति त्रिभुज जैसी होती है, और ये भी अधिवास का एक स्पष्ट प्रतिरूप माना जाता है। तो तीसरा जो महत्वपूर्ण प्रतिरूप है वो है त्रिभुजाकार या त्रिभुज प्रतिरूप। देखिए त्रिभुजाकार या त्रिभुज प्रतिरूप की बात करूं मैं तो इस प्रकार का जो प्रतिरूप है वो या तो नदी के संगम पर या सड़क के संगम पर इस प्रकार का प्रतिरूप बनता है। तीसरा त्रिभुजाकार प्रतिरूप। किसी नदी, सड़क के संगम पर, नदी या सड़क के संगम पर इस प्रकार के प्रतिरूप प्राय बनते हैं। और उदाहरण की मैं बात करूं तो इस प्रकार के जो प्रतिरूप हैं भारत में
पंजाब और हरियाणा, भारत में पंजाब और हरियाणा में इस प्रकार के प्रतिरूप ज़्यादा देखने को मिलते हैं, क्योंकि पंजाब में प्राय 5 नदियां हैं और हरियाणा में भी काफ़ी नहरें हैं, उनकी वजह से ये प्रतिरूप बनते हैं। समतल मैदानी हिस्सा है, इस कारण महामार्गों का भी जाल है। तो इस प्रकार के प्रतिरूप की मैं बात करूं तो मान लेते हैं कि ये और इस रूप में प्रतिरूप कैसे बनेगा। जैसे माना कि ये कोई नदी है और ये कोई सड़क मार्ग है, और इस मार्ग के आसपास या इस नदी के तट के किनारे किनारे इस प्रकार का जो अधिवास बनेगा, वो अधिवास जो है इसकी आकृति एक त्रिभुज जैसी बनेगी। चाहे वो यहाँ अधिवास बना हो और चाहे वो यहाँ बना हो, इसकी आकृति भी एक त्रिभुज जैसी होती है। इसी प्रकार यहाँ जो बनेगा तो इसकी आकृति भी एक त्रिभुज जैसी होती है, और यहाँ भी आकृति जो होती है एक त्रिभुज जैसी होती है। तो ये त्रिभुजाकार इस प्रकार का प्रतिरूप बन जाता है। इसके बाद में अगला प्रतिरूप है आयताकार प्रतिरूप। आयताकार प्रतिरूप, देखिए आयताकार प्रतिरूप एक तरह से चौराहा होता है, इसको चौकपट्टी भी बोलते हैं, इसी को चौकपट्टी प्रतिरूप भी बोलते हैं। चौकपट्टी प्रतिरूप या तो दो महत्वपूर्ण रेल मार्ग या दो महत्वपूर्ण नदी या महत्वपूर्ण सड़क मार्ग आपस में क्रॉस करेंगे, तो जब प्रतिरूप बनेगा तो इस रूप में बन जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि ये कोई दो महत्वपूर्ण नदियां हैं, इसके आसपास जो प्रतिरूप बनेगा वो प्रतिरूप जो है आयत नुमा बनेगा, और वो प्रतिरूप कहलाएगा आयताकार। इस रूप में ऐसी शेप बन जाएगी। उदाहरण की बात करूं मैं तो राजस्थान की राजधानी जयपुर चौकपट्टी का यह आयताकार प्रतिरूप का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसी प्रकार चंडीगढ़ भी चौकपट्टी का उदाहरण है। तो इस प्रकार ये आयताकार या चौकपट्टी प्रतिरूप बनता है। इसके बाद में अगला प्रतिरूप है अरीय प्रतिरूप। अरीय प्रतिरूप, देखिए अरीय प्रतिरूप कौन सा होता है इसकी बात कर लेते हैं। देखिए कई बार जब किसी क्षेत्र में एक स्थान पर अनेक दिशाओं से कच्ची और पक्की सड़कें आकर मिलती हैं, तो वहां जो प्रतिरूप विकसित होता है आबादी का, बस्ती का, वो प्रतिरूप कहलाता है अरीय प्रतिरूप। कल्पना करें आप कि ये कोई क्षेत्र है और इस क्षेत्र में इधर से एक कोई रेल मार्ग
इस प्रकार इधर से ये सड़क मार्ग, इधर से सड़क, लोकल सड़कें, इधर से इस प्रकार ये सड़कें आपस में मिलती हैं, तो यहाँ जो प्रतिरूप बनेगा और ये जो प्रतिरूप होगा, ये प्रतिरूप ही कहलाएगा अरीय प्रतिरूप। इस प्रकार का प्रतिरूप अरीय प्रतिरूप कहलाता है। और इस प्रकार का जो प्रतिरूप है, भारत में जो गंगा का मैदान है, गंगा का मैदान, गंगा के मैदान में इस प्रकार के प्रतिरूप देखने को मिलते हैं, तो ये कहलाता है अरीय प्रतिरूप। इसके बाद में अगला जो प्रतिरूप है वो है वर्ताकार प्रतिरूप। देखिए, वर्ताकार जैसे नाम से पता चल रहा है कि इस प्रकार का प्रतिरूप या तो किसी झील के किनारे विकसित होता है, या कोई बड़ा धार्मिक तालाब उसके किनारे, या कोई किला हो, या कोई महत्वपूर्ण धार्मिक स्थान हो, मंदिर हो सकता है, मस्जिद हो सकती है, गुरुद्वारा हो सकता है, और या फिर चौपाल के चारों ओर इस प्रकार का प्रतिरूप प्राय विकसित होता है। तो वर्ताकार प्रतिरूप, वर्ताकार प्रतिरूप में जैसे मान लेते हैं कि ये कोई झील है और इस झील के चारों ओर इस प्रकार आबादी बढ़ती जाएगी और लाखों की संख्या में आदिवास बन जाएंगे। और इस प्रकार के आदिवास की जो शेप है, आकृति है, वो देखने में एक वर्त जैसी लगती है, इसलिए इसको वर्ताकार प्रतिरूप कह सकते हैं। अगर मैं उदाहरण की बात करूं तो राजस्थान में पुष्कर झील जो एक धार्मिक स्थान है, एक पवित्र झील है, तो उस झील के चारों ओर का जो प्रतिरूप बना है वो प्रतिरूप वर्ताकार प्रतिरूप है। इसके बाद में अगला प्रतिरूप है तारा प्रतिरूप। तारा प्रतिरूप, स्टार शेप। देखिए, तारा प्रतिरूप जो अरीय प्रतिरूप है, अभी मैंने बात की, अरीय प्रतिरूप का ही एक तरह से विकसित रूप होता है। इस प्रकार किसी स्थान विशेष पर कई सड़क मार्ग और कई रेल मार्ग आपस में आके मिलते हैं, तो आकृति जो बनेगी वो आकृति इस रूप में बन जाएगी और देखने में जो इसकी आकृति है वो एक तरह से तारे जैसी बनेगी और ऐसा प्रतिरूप कहलाता है तारा प्रतिरूप। उसके बाद में अगला प्रतिरूप है पंखा प्रतिरूप। पंखा, फैन। पंखा प्रतिरूप। देखिए, पंखा प्रतिरूप कैसे बनता है? जब किसी क्षेत्र के केंद्रीय स्थल के चारों ओर
सड़क और मकान एक बस्ती के रूप में बस जाए और एक रेखा के रूप में उसका विस्तार हो जाए, जैसे कल्पना करें कि ये कोई स्थान विशेष है और इस स्थान विशेष के आसपास इस प्रकार ये आबादी और उसके बाद इस प्रकार भी आबादी बस गई, तो ये एक पंखे जैसी आकृति हो गई और इस प्रकार का प्रतिरूप कहलाता है तारा प्रतिरूप। और अगला प्रतिरूप है अनियमित प्रतिरूप। देखिए अनियमित, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, इस प्रकार कोई आकृति नहीं बनती और प्रतिरूप जो बनेगा वो किसी भी शेप में देखने को नहीं मिलता, न रेखीय होता, न पंखा होता, न तारा होता, न सीढ़ी होता। तो उदाहरण की मैं बात करूं तो राजस्थान के 12 जिले में, राजस्थान के 12 जिले में एक लिसाड़ी गांव है। तो लिसाड़ी जो गांव है 12 जिले का, ये लिसाड़ी गांव अनियमित प्रतिरूप का एक सर्वोत्तम उदाहरण है। और उसके बाद में है अगला प्रतिरूप सीढ़ी नुमा प्रतिरूप। देखिए नाम से पता चल रहा है सीढ़ी नुमा प्रतिरूप। सीढ़ी नुमा जो प्रतिरूप है ये प्राय पर्वतीय क्षेत्रों में बनते हैं, पर्वतीय क्षेत्रों में। और पर्वतीय क्षेत्र चाहे वो हिमालय, चाहे वो रॉकी हो, चाहे वो एंडीज पर्वत हो, पर्वतीय क्षेत्रों में प्राय इस प्रकार के सीढ़ी नुमा प्रतिरूप बनते हैं। अगर प्रतिरूप के शेप की बात करूं मैं तो इस प्रकार का प्रतिरूप हमें देखने को मिलेगा। सीढ़ी जैसी आकृति में। इस प्रकार का प्रतिरूप जो होता है वो सीढ़ी नुमा प्रतिरूप होता है। और इसके अलावा मधुमक्खी प्रतिरूप भी प्रतिरूप का एक उदाहरण प्रकार है। मधुमक्खी का जो छाता होता है, मधुमक्खी छाता प्रतिरूप, और जिस प्रकार मधुमक्खी का छाता इस रूप में तो इस प्रकार का जो प्रतिरूप बनता है वो मधुमक्खी छाते जैसा, ये प्राय या तो आदिवासियां जो जनजाति हैं, आदिवासी जनजातियां, उन क्षेत्रों में और पहाड़ी ढालू भागों में इस प्रकार के प्रतिरूप प्राय बनते हैं। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रतिरूप और उनकी विशेषताएं और उदाहरण। आज हम इतनी बात करेंगे। धन्यवाद।